2011-12 तक नरेंद्र मोदी का नाम नेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इनको एज ए पीएम पिछले कई सालों से 1990-95 के दशक से इनको ट्रेंड किया गया था यूएस में कि आपको प्रधानमंत्री बनना है। तो मैं मोदी साहब को केवल और केवल फॉरेन एजेंसीज का पपेट ही कहूँगा कि वो सिर्फ पपेट है। जिन्होंने इनको ट्रेंड किया है वो ब्रिटिश आर्मी की यूनिट्स हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, तो इन्होंने उनको ट्रेनिंग ही फौजी वाली दी है कि तुम हमेशा चुनाव प्रचार में रहो। तो जो आज यहाँ की जो गोदी मीडिया क्या करती है, दिन भर टीवी के ऊपर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। यदि आप गोदी मीडिया में से हिंदू को निकाल दो, मुसलमान को निकाल दो, पाकिस्तान को निकाल दो, तो इनके पास में कंटेंट नहीं है। ये लोग करेंगे क्या दिन भर बैठ के? आज आप लोग हर चीज़ में एफडीआई, ये एफडीआई भी दे दो जी, ये पोर्ट अडानी को दे दो जी, वो एयरपोर्ट अडानी को दे दो, यहाँ से दे दो, यहाँ से दे दो। सी पोर्ट में क्या होता है, बड़े बड़े 20 फीट के कंटेनर होते हैं। उस कंटेनरों में मान लो हथियार भर करके इंडिया के पोर्ट पे आ जाए, तब आप क्या कर लोगे? उनके अंदर जहाज़ के अंदर बैठ करके बाहर से आतंकवादी अंदर घुस जाए, बाहर से कोई फौज अंदर घुस जाए, तो आप क्या कर लोगे? पोर्ट तो आपने अडानी को दे रखे हैं। 50 ज्यूज फैमिलीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके पास में पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है। अल्टीमेटली यदि आप कहते हो कि फेसबुक है, फेसबुक जी मार्क जुकरबर्ग का है। फेसबुक के अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है? चेक करो। ट्विटर है जी, ट्विटर के अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है? गूगल के अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है? अब फेसबुक, ट्विटर, गूगल के अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है? जिनका इन्वेस्टमेंट है उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या रिलेशन है, ये चेक कर लो। आपको 2 और 2 4 समझ में आ जाएगा हमारे साथ में क्या होने जा रहा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੋਤ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰवेदी ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। चतुर्वेदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नवनीत जी, आपने किताब लिखी है अभी जियो पॉलिटिक्स, जिसको लेके अभी काफ़ी लोग पढ़ भी रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स भी आ रहा, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं लगातार। और सबसे पहला मेरा सवाल है कि जियो पॉलिटिक्स कहते किसे हैं, अगर आसान भाषा में समझना हो, लोगों को समझना हो तो? देखो, सबसे पहले जो बहुत सारे लोग बाग जो कंफ्यूज होते हैं, उनका ये सोचना है कि जियो का मतलब रिलायंस वाला जियो। मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा कि जियो पॉलिटिक्स मीन्स, जियो का मतलब रिलायंस वाला जियो नहीं है। जियो का मतलब ग्लोबल, जो आपकी ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स मीन्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब जियो पॉलिटिक्स एक ये गेम है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि बाहर की जो विदेशी शक्तियाँ हैं, जो बड़े देश हैं, जैसे अभी तक हम सुनते हैं कि भाई देश में महाशक्तियाँ कितनी हैं, एक रूस है, रसिया है, अमेरिका है, चाइना है। तो जो महाशक्तियाँ हैं वो पूरे वर्ल्ड को ऑपरेट करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब जो आप इंडिया के लिहाज से यदि आप बात करोगे तो जियो पॉलिटिक्स को समझने वाले आदमी 125 करोड़ का जो 135 करोड़ का हमारा देश है, 130-35 करोड़ के देश में मैं कहता हूँ हार्डली 135 आदमी होंगे जो जियो पॉलिटिक्स को समझते होंगे। मतलब 135 करोड़ के देश में से ओनली 135 आदमी ऐसे होंगे जो इस जियो पॉलिटिक्स को समझते होंगे। अब जियो पॉलिटिक्स समझता कौन है, मैं बता देता हूँ क्लियर कट कौन समझता है। सबसे पहले आपके आईबी और रॉ के ऑफिसर समझेंगे जियो पॉलिटिक्स क्या है। उसके बाद में आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी है वो समझेंगे। फिर आपके जो होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इस टाइप के जो बड़े पद हैं 2-4 आदमी, वो समझेंगे। उसके बाद में जो राष्ट्रीय पार्टियाँ मतलब कांग्रेस और बीजेपी,
तो कांग्रेस में से भी केवल गांधी फैमिली इस चीज़ को समझेगी जियोपॉलिटिक्स क्या है, और भाजपा में भी गिने चुने 3-4 आदमी समझेंगे जियोपॉलिटिक्स क्या है। इसके अलावा यदि आप किसी रीजनल पार्टी के किसी नेता से पूछने जाओगे जियोपॉलिटिक्स क्या है, तो वो कहेगा मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप किसी लोकल एमएलए एमपी से पूछने जाओगे, किसी छोटे मोटे मंत्री से पूछने जाओगे, मुख्यमंत्री से पूछने जाओगे, तो वो कहेगा भाई मेरे को नहीं पता है क्या भला है, क्योंकि ये एक ऐसा डीप सब्जेक्ट है। 135 करोड़ के देश में से केवल 135 आदमी, उसमें आर्मी चीफ आ गया, एयरफोर्स चीफ आ गए, नेवल चीफ आ गए, आईबी चीफ आ गए, रॉ के चीफ आ गए, आपके विदेश मंत्रालय के अधिकारी आ गए, गांधी फैमिली के 3-4 लोग आ गए, फिर आपके बीजेपी में से 3-4 लोग आ गए, फिर इस तरह से कुछ एक आप बुद्धिजीवी लोग जोड़ लो, 2-3 एक आप पत्रकार जोड़ लो, तो मुश्किल से आप जोड़ोगे तो इसकी काउंटिंग 100, 125, 150 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। अब पूरे वर्ल्ड को बाहर की एजेंसीज, बाहर की इकोनॉमी चलाती है। हाँ, इस पूरे में कुछ बड़े कॉरपोरेट्स ग्रुप भी शामिल हैं, 135 में सब आ गए। अब उसके लिए मैं आपको दोबारा से 1947 में लेके जाता हूँ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के बारे में एक चीज़ कॉमन है कि उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी में एक नियम बनाया था, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष, यानी कि भारत न तो रूस के साथ में रहेगा न अमेरिका के साथ में रहेगा, भारत गुट निरपेक्ष रहेगा। तो जब तक नेहरू जी जिंदा थे तब तक इंडिया के अंदर बाहर की कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस नहीं था। नेहरू जी ने बाहर की जो रशियन एजेंसीज थी, केजीबी, अमेरिका की CIA, इनको उन्होंने एंटर नहीं होने दिया था। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, उसके लिए एक तो मैं आपको 1947 में लेके आया हूँ, एक मैं आपको उससे भी पहले 400 साल पहले लेके जाता हूँ। 400 साल पहले मतलब जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे। अंग्रेज कब आए थे? जब मुग़ल सम्राट जहांगीर था। तो मुग़ल सम्राट जहांगीर के टाइम पे अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए कि जी हमें तो व्यापार करना है। तो जब वो व्यापार करने आए तो कैसे आए थे? मुग़ल सम्राट, जैसे आज आप प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलने जाओगे तो मुंह उठा करके सीधे थोड़ी ना चले जाओगे, पहले दाएं बाएं के लोगों से सेटिंग करोगे, परमिशन लोगे, किसी को गिफ्ट दोगे, खिलाओगे पिलाओगे, तभी तो कोई आपको वहाँ तक लेके जाएगा ना। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबारियों को और आसपास के लोगों को उन्होंने खिलाया पिलाया, गिफ्ट दिए कि यार जहांगीर जी से हमारी मुलाकात कराओ, हमें तो व्यापार करना है। जहांगीर ने उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई, तुम तुम्हारा व्यापार जो करना है करो। अंग्रेज आए, व्यापार के नाम पे आए, धीरे धीरे अब जब व्यापार करेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी छोटी मोटी सेना की टुकड़ी भी लेके अंदर घुस जाए। धीरे धीरे वो अपना मौका देखते रहे कि भाई कहाँ पे किधर इन्वेस्ट करना है, और अपनी जड़ें जमाते गए। ये हुआ जहांगीर के टाइम से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे अब आपको लगेगा कि यार ये तो इंग्लैंड का राज था। इंग्लैंड का मतलब कि जिसका जो कहा जाता है कि भाई ब्रिटिश राज में कभी सूरज भी अस्त नहीं होता। मैं कहूँगा कि हमारे देश पे ब्रिटिशर्स का राज भी नहीं था। ब्रिटिश अंग्रेज़ों को चलाने वाली भी एक अलग सत्ता थी। उसके लिए आपको और बैक में जाना पड़ेगा, और बैक में जब आप जाओगे तो आपको रिलीजन में जाना पड़ेगा, धर्म में जाना पड़ेगा। धर्म में इसलिए जाना पड़ेगा कि 3 बड़े धर्म हैं, एक ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। तो ईसाई सबसे पुराना धर्म है यहूदियों का, पैगंबर हुए थे यहूदियों में। यहूदियों में से निकले ईसाई, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट भी एक पैगंबर थे। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को यहूदियों वाला सिस्टम पसंद नहीं है, मैं कुछ अलग नए डिजाइन में पूजा करूँगा। तो यहूदियों में से एक ब्रांच अलग हुई, ईसाई बन गए। उसके बाद में आपके हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब आए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो यहूदियों का भी सिस्टम नहीं समझ में आता, मुझे ईसाइयों का भी सिस्टम समझ में नहीं आता, मैं अलग नई डिजाइन में पूजा करूँगा। वो बन गए मुसलमान। तो यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये तीनों जो हैं एक ही पेड़ की अलग अलग ब्रांच हैं। इन तीनों का ओरिजिन एक ही है। अब इन तीनों का ओरिजिन कहाँ पे आता है? इन तीनों का ओरिजिन आता है आपके
मस्जिद अक्सा यरूशलेम। तो जो हमेशा जो फ़िलिस्तीन इजराइल की जो लड़ाई चलती है ना, जो आप लोग टीवी में अखबार में सुनते हैं, वो क्यों चलती है? वो इनकी सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री है। तो जो मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा को लेके ईसाई कहते हैं जी कि यहाँ तो हमारे धर्मगुरु साहब पैदा हुए थे, यहूदी कहते हैं ये तो हमारे धर्मगुरु की जगह है, मुसलमान कहते हैं जी ये तो हमारे धर्मगुरु पैगंबर साहब की जगह है। इस तरह से करके इनके बीच में झगड़ा चलता है। और जो फाइट चलती है, ईसाई और यहूदी तो फिर भी आपस में भाई भाई बन के दोस्त बन जाते हैं। एक्चुअल में झगड़ा चलता है यहूदी वर्सेस मुस्लिम्स का। तो आप लोगों ने हमेशा अपने किसी मुस्लिम फ्रेंड्स के नाम पे सुना होगा क़यामत आएगी, क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। तो इनके धर्मशास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जब क़यामत आएगी तो क़यामत किसकी वजह से आएगी? यहूदियों की वजह से आएगी। तो जब क़यामत आएगी तो सारी सृष्टि का उस दिन विनाश हो जाएगा, मतलब सारे मुस्लिम्स ख़त्म हो जाएंगे और उनका राज आ जाएगा। तो यहूदियों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो गॉड है वो है लॉर्ड लूसीफर। लॉर्ड लूसीफर को कहा जाता है वो शैतानों के देवता हैं। जैसे हमारे यहाँ धर्मग्रंथों में कहा जाता है कि भाई सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होगी, है ना, धर्म की अधर्म पे जीत होगी। लेकिन अल्टीमेटली पूरी आप फिल्म देखोगे तो पूरे फिल्म में 2.25 घंटे तक तो विलेन ही मज़े लेता है ना। विलेन तो पिटता ही लास्ट के 5 मिनट में है। तो अब यहूदी जो है वो शुरू से डोमिनेंट है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये है कि जो मैंने आपको बोला कि इंडिया में जियो पॉलिटिक्स को समझने वाले आदमी मुश्किल से 135 आदमी होंगे। 135 करोड़ के मुल्क में 135 आदमी ऐसे हैं जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को चलाने वाले मुश्किल से 50 आदमी हैं जो पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड को चलाने वाले मुश्किल से 50 आदमी हैं, वो 50 के 50 यहूदी हैं जो पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। अब आप सोचो कि जी मैं तो पंजाब में बैठा हूँ, मैं इस इलाके का एमएलए हूँ, मैं इस इलाके का एमपी हूँ, मैं इतना बड़ा 30 मार का हूँ। आप कुछ नहीं हो, आप उनके पपेट हो। आपको पता भी नहीं है कि आप किसके इशारे पर क्या काम कर रहे हो। तो पूरे वर्ल्ड को चलाने वाले मुश्किल से 50 यहूदी हैं जो पूरे वर्ल्ड को ऑपरेट करते हैं। पूरे वर्ल्ड की बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर, फार्मा, FMCG, ऑटोमोबाइल, एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ यहूदीज। तो ब्रिटिश महारानी जो थी, इंग्लैंड का जो रॉयल फैमिली थी, इंग्लैंड की रॉयल फैमिली को फाइनेंस करने वाला जो बॉडी जो थी वो थी रॉथस्चाइल्ड फैमिली। तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली वो फैमिली थी जो पूरे ब्रिटिश की रॉयल फैमिली को ऑपरेट करती थी। रॉथस्चाइल्ड का एक फार्मूला था कि आप मुझे किसी भी कंट्री का करेंसी दे दो, फिर उस कंट्री में चाहे मर्जी है जिसका राज हो, मर्जी है जिसकी सेना हो, मर्जी है जिसकी पुलिस हो, मुझे कोई लेन देन नहीं है। उस कंट्री की करेंसी मेरे पास में होनी चाहिए, वो कंट्री मेरी गुलाम रहेगी। तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली पूरे ब्रिटिश रॉयल फैमिली को ऑपरेट करती थी। तो इसका मतलब यदि अंग्रेज ये कहते थे कि हमारे 150 देश हमारे गुलाम थे, तो 150 देशों का बाय डिफ़ॉल्ट मालिक कौन हुआ? रॉथस्चाइल्ड। ओके। तो जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बना 1854 के अंदर, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का वित्त मंत्री कौन था? रॉथस्चाइल्ड फैमिली से उठ के आया हुआ। तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने शुरू से कंट्रोल किया हुआ था। अब जब 150 देशों पे इंग्लैंड का राज था, तो 150 देशों की करेंसी कौन छापता? इंग्लैंड ही छापेगा ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड छापेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड छापेगा मीन्स रॉथस्चाइल्ड छापेगा। तो देयर इज ए मेरी किताब के अंदर एक कंधार विमान हाईजैक का एक जिक्र है। 99 आपको याद होगा, कंधार में हुआ था। यहाँ से इंडिया से प्लेन हाईजैक करके ले गए थे, काबुल में उतारा, अफ़गानिस्तान में उतारा था, बदले में आतंकियों को छोड़ा गया था, वगैरह वगैरह। ये एक पूरा एक डील हुई थी। अब इस किताब में एक कंधार हाईजैक की घटना है। अब आप कहोगे साहब मैं इस कहानी को पता नहीं कहाँ से 1947 से लेके 400 साल पहले ले गया, वो क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमान पे, धर्म ग्रंथों पे ले गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आपको रूट में समझनी पड़ेगी। और मैं इस चीज़ को
ओपनली कहूँगा कि हमारे देश में पॉलिटिकली जो एजुकेशन है, जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एजुकेटेड है। भले आप उसको ये कहो कि ये पंचर लगाने वाला है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनके धर्म ग्रंथों में ये सब चीज़ें लिखी गई हैं कि इस तरह से ये चीज़ें आएंगी। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे हमेशा देखते हैं, हिंदू खतरे में है। हिंदू आज तक कभी खतरे में नहीं रहा, पता नहीं अंग्रेज़, तुर्क, मुग़ल, अफ़गान कौन कौन यहाँ पे आके चला गया, हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। जब से भाजपा आई है तब से हिंदू खतरे में है। तो हिंदू खतरे में है, ये जो चीज़ है इसका भी जियोपॉलिटिकल कनेक्शन ये है इस्लामोफोबिया। जो अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया, अमेरिका जो हमेशा जो सीरिया में जाके करता है या जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में चलता है, ये लोग अपना इस्लामोफोबिया चलाते हैं। तो इस्लामोफोबिया में क्या होता है कि यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अरबों डॉलर पैसा फूंकते हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड का जो टीवी है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया है, पूरे वर्ल्ड का मैगजीन है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया, वो लेके लग जाता है इस्लामोफोबिया के अंदर। वो आपको डराता है, इस्लाम के नाम पे डराता है। अब आप इसको कनेक्ट करो हमारे यहाँ के आरएसएस से, आरएसएस बीजेपी से। तो जो आज आप आरएसएस बीजेपी देख रहे हैं वो पहले क्या था, हिंदू महासभा थी। अब आप हिंदू महासभा के यदि आप डीप में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा मराठी ब्राह्मण्स मिलेंगे। आरएसएस को कौन ऑपरेट करता है? मराठी ब्राह्मण्स ऑपरेट करते हैं। मराठी ब्राह्मण्स की उस कम्युनिटी को कहा जाता है चित्पावनी ब्राह्मण। जो चित्पावनी ब्राह्मण है ये कौन है? इनका ओरिजिन यदि आप चेक करोगे तो ये यहूदी हैं, जो आज से 300-400 साल पहले बाहर से माइग्रेट होके महाराष्ट्र के कोंकण तट पे आए थे, यहाँ पे ये लोग शिफ्ट हुए। तो जो इन लोगों का जो ओरिजिन जो डीएनए है वो यहूदीज का है। तो चित्पावनी ब्राह्मण जो है वो आज हिंदू महासभा से हेड करते करते आज वो आरएसएस को हेड कर रहे हैं। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है, जब कांग्रेस जब देश की आज़ादी के लिए जब लड़ रही थी तो ये हिंदू महासभा के लोग क्या थे, अंग्रेज़ों के एजेंट बने हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ओपनली 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन को दबा रहा था। ये सारे लोग मिलके सुभाष चंद्र बोस को घेरने पे लगे हुए थे। ये सारे लोग मिलके महात्मा गांधी के पीछे लगे हुए थे। यदि आप गांधी जी के मर्डर के पीछे में भी जाओगे तो नाथूराम गोडसे तो केवल एक टूल था। गांधी जी के मर्डर की प्लानिंग और पहले से हुई थी। तो उसके पीछे भी यही इंटरनेशनल इक्वेशंस थी। इंटरनेशनल इक्वेशंस क्या थी कि जो यहूदी थे वो बोलते थे गांधी जी हमारे देश इजराइल को आप मान्यता दे दो। गांधी जी कहते यार, जब एक अंग्रेज़ कहीं भी रहे तो वो अंग्रेज़ होता है, एक फ्रांसीसी कहीं भी रहे तो फ्रेंच होता है, एक स्पेन वाला कहीं भी रहे तो स्पेनिश होता है। तो तुम यहूदी कहीं भी रहते हो तो उस देश के नागरिक क्यों नहीं बन जाते हो यार? तुम्हें इजराइल क्यों चाहिए? फ़िलिस्तीन है तो फ़िलिस्तीन पर हक फ़िलिस्तीन का है, तो तुम्हें अलग से देश क्यों चाहिए? तो गांधी जी ने कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं दी। फिर जो यहूदी थे ये नेहरू से आए समर्थन मांगने के लिए, नेहरू ने भी इनको समर्थन नहीं दिया। तो फाइनली जो गांधी जी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, उसके ठीक 4 महीने बाद में इजराइल का जन्म होता है। मई 1948 में इजराइल का जन्म होता है। उससे 3 महीने पहले जनवरी 48 में गांधी जी की हत्या होती है। तो गांधी जी की हत्या के पीछे भी एक जियोपॉलिटिकल कनेक्शन है। अब आप आ जाइए कि साहब नेहरू जी चले गए। नेहरू जी के बाद में शॉर्ट टाइम के लिए शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा जी आई। तो जब इंदिरा जी आई तो जो बाहर की जो इक्वेशन थी, जो अमेरिकन एजेंसीज थी, वो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गई। 71 का जो वार था, यदि 71 के वार के अंदर थोड़ी सी 19-20 हो जाती तो शायद आज हिस्ट्री पलट गई होती। जो आज हम हिस्ट्री देखते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को हरा दिया, उनके 90,000 फौजियों को हमने सरेंडर करा दिया, बांग्लादेश हमने अलग कर दिया। तो ओनली शतरंज का एक गेम था, एक चाल इधर एक चाल उधर। तो लास्ट मोमेंट में यदि रशियन ने या इजरायली ने मदद नहीं करी होती तो गेम पलट जाता। अब 71 का एक किस्सा ये है कि इंदिरा गांधी ने, जब आप मुसीबत के टाइम पे होते हैं, जब आप डिस्ट्रेस मोमेंट में होते हैं तो आप किसी से भी मदद मांगते हैं। 71 के वॉर में इंदिरा जी ने इजराइल से मदद मांगी, इजराइल ने मदद दी। अब
इंदिरा जी ने डिस्ट्रेस कंडीशन में इजराइल से मदद मांगी और उनको बोला थैंक यू भाई, तुमने मदद की उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हारे को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दूंगी। तो इजराइल को अलग देश के रूप में मान्यता दी नरसिम्हा राव जी ने, जब वो 91 में प्रधानमंत्री बने। तब जाके इजराइल के अंदर भारत की एम्बेसी खुली और दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी खुली। तो नरसिम्हा राव जी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो भी कांग्रेस में रहते हुए भाजपा के एजेंट थे। दैट्स वाई, वो एक अलग कहानी है। तो जहाँ से ये शुरू हुआ कि गांधी जी, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये सारे फॉरेन आउटफिट्स यहाँ पे बनने शुरू हुए। फिर कन्याकुमारी के अंदर एक विवेकानंद जी की एक बहुत बड़ी स्टैचू बना हुआ है, जिसको रामकृष्ण मिशन के साथ में मिलके आरएसएस ने कन्याकुमारी के अंदर वो स्टेबल किया उसको। देन 71 के वार में जो यूएस में जो डिफेंस सेक्रेटरी थे हेनरी किसिंजर ने इंडियंस को बास्टर्ड बोला, इंदिरा गांधी को बिच बोला। ठीक है, इंदिरा गांधी को बिच बोला। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की इंदिरा गांधी से राइवलरी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी से राइवलरी हो सकती है। आप इंदिरा गांधी को बीच बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो पीएम मोदी जी के साथ बट समस्या ये है कि आपने इंडियन को डॉग्स क्यों बोला, इंडियन को बास्टर्ड क्यों बोला? ठीक है, इंडियन को बास्टर्ड बोलने का मतलब है मैं भी बास्टर्ड हूँ, आप भी बास्टर्ड हो, यहाँ का 130 करोड़ आदमी बास्टर्ड है। उसी हेनरी किसिंजर के साथ में बाबा रामदेव बैठा हुआ है, उसी हेनरी किसिंजर के साथ में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं, उसी हेनरी किसिंजर के साथ में राम माधव बैठ के घुमा रहा है, उसी हेनरी किसिंजर के साथ में अरुण जेटली बैठे हुए हैं। या तुम्हारा ये लोग कौन सा राष्ट्रवाद है तुम्हारा? तो हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी को बीच बोला, ठीक है तुम्हारी पॉलिटिकल राइवलरी है, तुम बोलो इंदिरा गांधी को बीच बोलो, मर्जी है जो बोलो, मेरे को दिक्कत नहीं है। आपने पूरे इंडिया को बास्टर्ड बोला है भाई। तो आपकी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, आप हेनरी किसिंजर के भी साथ हो लिए। तो क्या हुआ कि जब कंधार हाईजैक की बात कर रहा हूँ, तो कंधार हाईजैक में क्या हुआ कि जो एक करेंसी फर्म थी जो नोट छापती थी, कब से? 1854 से। पूरे ब्रिटिश कॉलोनी के 150 देशों के जो नोट छापती थी, वो कंपनी डेलारू का मालिक था। तो एक ब्रिटिश वो कंपनी थी डेलारू। अब डेलारू का जो मालिक जो था, इतना हाई प्रोफाइल मालिक था, वो बेचारा घूमेगा तो उसको कहीं अपना पर्सनल हॉलीडे मनाना होगा। तो वो एक आम आदमी की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में निकला नेपाल घूमने के लिए, एज ए आम आदमी की तरह। इतना बड़ा वीवीआईपी आदमी था, तो उसने सोचा कि भाई आम आदमी की तरह घूमने निकलता हूँ। तो पूरे मुल्कों की इंटेलिजेंस की उसके ऊपर नज़र थी। उन्होंने उनका मूवमेंट ट्रैक किया कि ये आदमी पर्सनल विजिट पर है और एकदम लो प्रोफाइल बन के आम आदमी की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में घूमने निकला है। और जिस फ्लाइट में बैठा, उन्होंने उस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। उनकी नीयत उस डेलारू वाले सेठ को पकड़ करके फिरौती वसूल करने की थी, क्योंकि उस टाइम सोवियत रूस बिखर चुका था, अलग अलग छोटे छोटे कई देश बन चुके थे। उन सबको हथियार चाहिए था, हथियार के लिए पैसा चाहिए था। पैसे की फिरौती कौन देगा? वही देगा जो पूरे 150 देशों के नोट छापता है। उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के इन्होंने मांगी फिरौती मांगी। तो उस टाइम जसवंत सिंह भाजपा वाले थे, अटल बिहारी जी की सरकार थी, हमारे आज वाले जो एनएस अजीत डोभाल साहब थे, वो उस टाइम आईबी रॉ के चीफ होते थे। ये सब गए कंधार में जाके बातचीत मंडवाली करने गए। फिर बाद में खबर आई कि जी 5-7 आतंकवादियों को छोड़ दिया और वो प्लेन छूट आया। पर इंटरनल खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस नोट वाली कंपनी डेलारू के मालिक को छुड़वाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की कुछ न कुछ अमाउंट की फिरौती दी, तब उसको छुड़वाया। भारत सरकार ने दी है, भारत सरकार ने दी है। अब ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? मैं हवा में तो बोल नहीं रहा, ये सब चीज़ें पार्लियामेंट की रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, जिनको पार्लियामेंट रिकॉर्ड के अंदर बाकायदा सांसदों ने सवाल में उठाया, पूछा, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट्स हुई हैं। नहीं, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, क्या आतंकवादी को छुड़ाने के लिए हाईजैक किया गया था? क्योंकि उस वक्त पूरी मीडिया में एक चर्चा चल रही थी। आतंकवादी वाला तो केवल एक कवर था, उन्हें आतंकवादियों को नहीं छुड़ाना था। उनका मेन मकसद वो डेलारू वाले बंदे से वसूली करने की। जसवंत सिंह ने उसके बाद ही बोला था कि वो जो सूटकेस है वो खाली था। आपको जसवंत सिंह ने बार बार बोला कि सूटकेस खाली था। ठीक है, सूटकेस के अंदर तो बंदा अपना कुछ भी लेके जा सकता है,
मीडिया के सामने भी उन्होंने चैलेंज किया था, कोई बता दे भी उसमें पैसे लेके नहीं गए वो। हाँ, वो कहने के थे, बट जो और सर्कमटेंशियल एविडेंसेस थे वो ये थे कि इन्होंने फिरौती दी है। अब इस पूरे गेम के अंदर अजीत डोभाल की एंट्री होती है। एज ए IPS, एज ए रॉ एंड IB का चीफ रहते हुए उस आदमी में इतनी तो अकल थी, उसने समझ लिया था कि इंटरनेशनल गेम क्या चल रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट अजीत डोभाल साहब को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ये आप विवेकानंद फाउंडेशन बना लो। तो वो जो 1969 में जो वो कन्याकुमारी के तट पे जो विवेकानंद जी की जो मूर्ति बनाई गई थी, उसके नाम पे विवेकानंद फाउंडेशन, उसी ट्रस्ट का यूज करते हुए विवेकानंद फाउंडेशन बना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी टॉप के ऑफिसर्स थे जो रिसेंटली रिटायर हुए थे या जो रिटायर होने वाले थे, उन सबको मिला जुला करके एक थिंक टैंक बना। अब डू यू बिलीव, मैं ओपनली बोलता हूँ कि जो UPA 2 था वो कॉम्प्रोमाइज़ था, करप्ट था। मतलब UPA 2 में UPA 2 की सरकार नहीं थी। UPA 2 की सरकार को इनडायरेक्टली विवेकानंद फाउंडेशन बाया भाजपा चला रही थी। मतलब UPA 2 का जो मिनिस्टर्स जो थे वो केवल सलामी ले रहे थे, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे, अपना पैसा खा रहे थे। सरकार भाजपा चला रही थी वाया विवेकानंद फाउंडेशन। तो भाजपा सरकार खुद क्यों नहीं हुई उस समय, ये भी सवाल लोगों में उठेगा ना फिर। 2009 के अंदर UPA 2 रिपीट हुआ। 2009 के अंदर विवेकानंद फाउंडेशन फुल स्विंग में खड़ा हो चुका था। अब ये लोग बोलते हैं कि हमारा जो विवेकानंद फाउंडेशन है जी वो एक नॉर्मल NGO है, वो एक ट्रस्ट है। क्या आप बिलीव करते हो कि आप देखो चंडीगढ़ में आज कम से कम हज़ारों ट्रस्ट और हज़ारों NGO होंगे। क्या कोई ट्रस्ट या NGO ब्रिटिश आर्मी के चीफ को यहाँ पे बुला के कोई कॉन्फ्रेंस करा सकता है? यदि ब्रिटिश आर्मी का चीफ चंडीगढ़ आता है तो अकॉर्डिंग टू रूल होम मिनिस्ट्री से परमिशन मांगेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन मांगेगा, फॉरेन मिनिस्ट्री से परमिशन मांगेगा। 3 मिनिस्ट्री की परमिशन के बाद में तो चंडीगढ़ लैंड होगा ना वो, तभी तो आपके इवेंट में आएगा। तो रीजन इज कि जब आपका एक नॉर्मल NGO है, विवेकानंद फाउंडेशन इज ए ट्रस्ट या NGO जो भी आप नाम बोल लो उसको, तो विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यक्रमों में सारे देशों के एम्बेसडर, सारे देशों की आर्मी के चीफ, सारे देशों की इंटेलिजेंस के चीफ यहाँ पे क्या करने आते थे। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी जो उस टाइम UPA 2 चला रही थी, आज आप यहाँ पे देखो कि कोई छोटा मोटा आदमी कोई धरना प्रदर्शन करने जाता है तो सरकार कहती है जी परमिशन नहीं देंगे। कोई आदमी कहीं पे विरोध करने निकलता है तो उसके विरोध को कर दिया जाता है। वहाँ पे विवेकानंद फाउंडेशन के बैनर के ऊपर सारे देशों के राजदूत आके इकट्ठे होते थे, सारे देशों के आर्मी चीफ आते थे, इंटेलिजेंस चीफ आते थे, जहाँ पे मीटिंग्स होती थी। यार किस बात की मीटिंग हो रही है? हु आर यू? विवेकानंद फाउंडेशन है कौन? विवेकानंद फाउंडेशन ये क्लियर कट बताता था कि इन्होंने UPA 2 के प्रशासन में कितनी घुसपैठ मचा रखी थी। अच्छा, जिक्र करते हैं आपकी जैसे किताब में है, जब अन्ना हजारे आंदोलन करते हैं, क्या वो भी उपज भाजपा सरकार की थी? अन्ना हजारे का आंदोलन हो, बाबा रामदेव का आंदोलन हो, केजरीवाल जी का आंदोलन हो वगैरह, ये जितने भी आंदोलन थे, ये सारे आंदोलन की जो जड़ जो थी वो विवेकानंद फाउंडेशन से उठ के निकली हुई थी। अब विवेकानंद फाउंडेशन में हेनरी किसिंजर एज ए फेलो, वो एज ए प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ाने आता था, ज्ञान देने आता था। वो तो सीधा बोल सकते भाजपा की तरफ से ये स्पॉन्सर थे, सीधा भाजपा की तरफ से। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन जो था ये एप्को के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एप्को चल रहा था। उसी एप्को के अंदर प्रशांत किशोर था। तो ये फिर जो आम आदमी पार्टी भी निकली है, ये किसकी उपज है? ये भाजपा की उपज है। ये किस बिहार पे बोल सकते हो? क्या कभी विवेका फाउंडेशन में केजरीवाल गए हैं? या विवेकानंद फाउंडेशन में जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन और बाबा रामदेव, केजरीवाल वगैरह की जो आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन से जस्ट पहले उस आंदोलन की पूरी ब्रीफिंग, उस आंदोलन की रूपरेखा सब कुछ विवेकानंद फाउंडेशन में बना है। इवन केजरीवाल की जो फंडिंग है और ये इनकी जो फंडिंग है, इनके फंडिंग के सोर्सेज वही हैं जो मोदी जी की फंडिंग के सोर्सेज थे। जिन्होंने एप्को को फंड किया, जिन्होंने इन एजेंसीज को फंड किया, जो इस आंदोलन की फंडिंग के सोर्सेज जो थे वो सारे फंडिंग के सोर्सेज वही हैं। इस किताब के अंदर मैंने जिक्र किया हुआ है इन सब चीज़ों का। अब मैं एक शॉर्ट में एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या सुषमा स्वराज जी का कभी नाम आया था PM अहुदेदार के लिए कि 2014 में वो PM बनेंगे? मैं इसमें इस किताब में 1-2 इंसिडेंट्स लेता हूँ मैं। 2011-12 तक नरेंद्र मोदी का नाम नेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं था।
क्योंकि इनको एज ए पीएम पिछले कई सालों से 1990-95 के दशक से इनको ट्रेंड किया गया था यूएस में कि आपको प्रधानमंत्री बनना है। तो सिलसिलेवार ढंग से क्या हुआ कि इसी विवेकानंद फाउंडेशन ने और एंड एप्को की प्लानिंग से सबसे पहले नितिन गडकरी को रास्ते से हटाया, उसके बाद में सुषमा स्वराज जी को रास्ते से हटाया और इनका कैंडिडेचर तैयार किया गया। तो पूरा जो एक आप यूँ कहो कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे घटनाएं हुई और किस किस लेवल पे कॉन्स्पिरेसीज की गई थी, उन कॉन्स्पिरेसीज को एक लॉजिकल फैक्ट के साथ में, सर्कमटेंशियल एविडेंसेस के साथ में, डॉक्यूमेंट्रियल फैक्ट्स के साथ में एक पूरा सीक्वेंस में बना करके मैंने इसको जियोपॉलिटिक्स की किताब में डाला है। तो ये किताब है अभी आपके हाथ में, ये इसका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में आप देखोगे इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसको मैंने बहुत ही शॉर्टकट के अंदर बहुत ही ब्रीफ में मैंने लिखा है। यदि आप इसको डिटेल में जाते हो तो इसका एक एक चैप्टर एक एक बुक के बराबर है। नोटबंदी की बात करते हैं, जब नोटबंदी हुई थी आपको याद होगा उससे 3 दिन पहले इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पे थे। नोटबंदी को कैसे देखते हो कि ये भी एक प्लान था अभी नोटबंदी करनी है? नोटबंदी ये प्लान था। तो जो इंग्लैंड की जो प्राइम मिनिस्टर आई थी नोटबंदी से जस्ट 2 दिन पहले और नोटबंदी से 1 दिन पहले जो दिल्ली में जो इवेंट हुआ था, हाँ जी। तो नोटबंदी से 1 दिन पहले जो इवेंट हुआ था उस इवेंट को स्पॉन्सर करने वाला कौन था? डेलारू, जो 1999 वाले उस हाईजैक वाली कंपनी में, हाईजैक वाले कांड में था। जो इंग्लैंड वाली प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा मे और मोदी, इन दोनों ने एक साथ एक ही इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली हुई है 90 के दशक में। तो दोनों पुराने क्लासमेट रहे हुए हैं उस हिसाब से ये आए। तो इन्होंने जो नोटबंदी है वो एक्चुअल में डेलारू के लिए बेल आउट पैकेज था। उसके लोकल कारण है कि इन्होंने आगे की असेंबली के चुनाव जीतने थे, इनको दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोलैप्स करना था। सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं, बट इसका एक इंटरनेशनल इक्वेशन ये थी कि इनको डेलारू को बेल आउट पैकेज देना था, जिसके लिए इन्होंने ये नोटबंदी ये लेके आए। और नोटबंदी की जो शुरुआत जो है वो 99 वाले कंधार हाईजैक प्लेन से इसकी जड़ें शुरू होती हैं। वहाँ से इस नोटबंदी की रूपरेखा जो है गढ़ी गई थी। इतना समय पहले काफी लंबे समय। इंटेलिजेंस का जो भी वो कभी भी 2-4 महीने की प्लानिंग के लिए नहीं बनते हैं, वो 100 साल 50 साल आगे की प्लान लिए हुए चलते हैं वो। जैसे आप 1990 का जिक्र कर रहे हो, 99 का भी जिक्र किया हुआ है किताब में कि मोदी साहब को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। क्या इतना लंबा समय ये इंतजार करते हैं और क्यों ट्रेनिंग दी जा रही थी, किस लिए इनको ये पीएम बनाना चाहते थे? यहाँ पे आप हिस्ट्री में उठा करके देखो तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे 1757 में जब नवाब सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गए थे तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बना दिया था। मीर जाफ़र के बाद में फिर किसी को बना दिया था। तो हमेशा एक पपेट को बनाया जाता है। तो मैं मोदी साहब को केवल और केवल फॉरेन एजेंसीज का पपेट ही कहूँगा कि वो सिर्फ पपेट हैं जो उनके एजेंडे पे पर अपना काम कर रहे हैं। इस पूरी किताब में जिक्र है कि भाई मनमोहन सिंह जी को भी लग गया था UPA 2 के अंदर कि अब हमारी सरकार जा रही है, वापस नहीं आएगी, क्योंकि US वाले नहीं चाहते कि हमारी सरकार वापस आए। इसके अंदर मनमोहन सिंह जी का भी स्टेटमेंट है वो किताब में। तो पूरा डीप कई सारी चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जब हमारे रीडर्स इसको पढ़ेंगे तो कनेक्टिंग द डॉट्स बुक है। हर चैप्टर इसका वास्ट है। इसके हर चैप्टर को यदि आप इलेबोरेटेड कर करके जाएंगे तो हर चैप्टर के ऊपर एक बुक बनाई जा सकती है। तो मेरे का और सवाल है कि जिस तरीके से आपने ये सारी किताब में लिखा है, जब पॉलिटिक्स आम इंसान ने समझनी हो, जियो पॉलिटिक्स, या जैसे हम अभी भी वोट करते हैं, वोट तो हमारा अधिकार है, क्या चीज़ें पहले फिक्स हो जाती हैं भी यहाँ पे कौन सी सरकार बनेगी? मैं बताऊँ क्या होता है। जो मैंने एक वर्ड यूज लिया कि जो बाहर की एजेंसी हमारे माइंड के साथ में खेलती हैं, मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट, आपके माइंड के साथ में खेलना। कभी आप किसी फ़ौज के ट्रेनिंग सेंटर में गए हो? फ़ौज के ट्रेनिंग सेंटर में आप जाओगे तो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यू कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। वो अपने जवानों को हमेशा ट्रेनिंग के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी में उलझाए रखते हैं, ठीक है, बराबर। तो भाजपा के अंदर क्या होता है, वो लोग 24/7 साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन वो हमेशा चुनाव प्रचार के मोड में रहते हैं।
जैसे फौज हमेशा एक्सरसाइज में रहती है, तो ये लोग 365 दिन चुनाव प्रचार में रहते हैं। आप शहर का कोई भी कोना उठा करके देख लो, चंडीगढ़ का उदाहरण देख लो, साल में 365 दिन है, बताओ कौन से एक दिन इनका होर्डिंग या कोई बैनर झंडा यहाँ पे इनका शहर में कहीं ना कहीं नहीं टंगता होगा। कब ये सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते, ये 365 दिन एक्टिव रहते हैं। तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोग कब एक्टिव होती हैं, चुनाव आने वाला है, 6 महीने रह गए, अब हम एक्टिव होते हैं। ये लोग 24/7/365 हमेशा एक्टिव रहते हैं उस फौज की तरह से। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको जो ट्रेनिंग देने वाली जो एजेंसीज हैं वो फौज की तो है, ब्रिटिश आर्मी की तो यूनिट्स हैं। जिन्होंने इनको ट्रेंड किया है वो ब्रिटिश आर्मी की यूनिट्स हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो इन्होंने उनको ट्रेनिंग ही फौजी वाली दी है कि तुम हमेशा चुनाव प्रचार में रहो। आपने हिंदू खतरे में भी शब्द का जिक्र किया था, तो क्या लगता है कि ये शब्द बाबत क्यों बोला जाता है? क्यों, किस लिए बोला जाता है कि लोगों को समझ ना लगे कि जियोपॉलिटिक्स क्या है? इसका जियोपॉलिटिकल कनेक्शन है इस्लामोफोबिया से। आपको याद होगा 2016 के अंदर एक कनाडा से एक भाई साहब आए थे, नाम था तारिक फतेह। जी न्यूज़ पे उनका प्रोग्राम आता था फतेह का फतवा। फतेह का फतवा खूब चला, वो 3 तलाक हलाला के ऊपर हमेशा ज्ञान देते रहते थे और जी न्यूज़ के ऊपर पूरा प्रोग्राम आता था। यूपी का चुनाव आया, भाजपा जीत गई, तारिक फतेह रवाना। उसके बाद में कभी इंडिया नहीं आए वो। उनका असाइनमेंट ही यही था कि तुम्हें यहाँ पे आके पोलराइजेशन करना है, हिंदू खतरे में है। तारिक फतेह की आप एक एक चीज़ उठा के देखो, हु इज़ तारिक फतेह? इस्लामोफोबिया में जिस मिडिल ईस्ट में सऊदी की जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पैसा दिया, उसको इसी चीज़ के लिए पैसा दिया है, इस्लामोफोबिया। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दुष्प्रचार करो कि भाई इस्लाम से वर्ल्ड को खतरा है। तो वो दुष्प्रचार के अंदर उनका अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। तो जो आज यहाँ की जो गोदी मीडिया क्या करती है, दिन भर टीवी के ऊपर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। यदि आप गोदी मीडिया में से हिंदू को निकाल दो, मुसलमान को निकाल दो, पाकिस्तान को निकाल दो, तो इनके पास में कंटेंट नहीं है। ये लोग करेंगे क्या दिन भर बैठ के? तो इनका जो एजेंडा है ये बाहर से चल रहा है, ये लोग उस एजेंडे पे चल रहे हैं। तो लोगों को समझ होनी चाहिए यहाँ पे भी किस तरह से, ना तो हिंदू कोई भी यहाँ पे खतरे में नहीं है, अगर धार्मिक तस्बीर, ना कोई हिंदू खतरे में, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है, ये सारे का एजेंडा ही है। अब जो मैं कहता हूँ, मेरे बुक के अंदर एक थीम है कि हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रिटर्न्स आने जा रहा है। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जहांगीर के टाइम पे, तो जहांगीर को भी नहीं पता था कि आज के 200 साल बाद में मेरे ही बहादुर शाह जफर के साथ में ये कांड हो जाएगा कि उसके बच्चे मार करके उसको रंगून बेच देंगे। उसने सपने में थोड़ी सोचा था। तो आज यदि हम ये सोचें कि इंडिया इज ए फुल फ्लेश कंट्री, हमारे पास में आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, BSF है, CRPF है, सब कुछ है। उस टाइम जहांगीर के पास में भी थी। आज आप लोग हर चीज़ में FDI, ये FDI भी दे दो जी, ये पोर्ट अडानी को दे दो जी, वो एयरपोर्ट अडानी को दे दो, यहाँ से दे दो, यहाँ से दे दो। मेरा छोटा सा सवाल है, आज सारे समुंदर के सी पोर्ट आपने अडानी को दे दिए। सी पोर्ट में क्या होता है, बड़े बड़े 20 फीट के कंटेनर होते हैं। उस कंटेनरों में मान लो हथियार भर करके इंडिया के पोर्ट पे आ जाए, तब आप क्या कर लोगे? किसी दिन समुंदर के एक साथ इंडिया के जितने भी समुद्री पोर्ट हैं उनके अंदर जहाज़ के अंदर बैठ करके बाहर से आतंकवादी अंदर घुस जाए, बाहर से कोई फौज अंदर घुस जाए, तो आप क्या कर लोगे? पोर्ट तो आपने अडानी को दे रखे हैं। चलो आपने सारे एयरपोर्ट भी आपने अडानी को दे दिए, तो एयरपोर्ट के ऊपर क्या सिक्योरिटी होती है आपकी? एयरपोर्ट के ऊपर आपकी सिक्योरिटी के नाम पे क्या होते हैं आपके पास में? 10, 20, 50 जने CISF के लोग तो होंगे ना। 50 जने होंगे। आप दिल्ली वाले एयरपोर्ट पे चले जाओ, कितने जनों की फोर्स होगी? 50, 100 जनों की। वो एयरपोर्ट मान लो आपने अडानी जी को दे दिया, और कल को किसी दिन 10-20 हवाई जहाज उतरे और अंदर से बैठ करके 2000 फौजी बंदूक लेके बाहर आ गए, तो 50 CISF वाले आदमी क्या करेंगे वहाँ पे? तो अपने देश की पूरी सिक्योरिटी को आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर डाला है। अपने हर जगह FDI, हर जगह FDI। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? यही तो आए थे ना, वो बाहर से यहाँ पे धंधा करने आए थे। अब आपने क्या किया, मान लो इंडिया में कोई कंपनी है, आपने उसको FDI डाल दिया। FDI में आया तो उसके ऊपर फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट आ गया। आज हमारे यहाँ का रेल है, चाहे हाईवे है, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सपोज दैट किसी US की कंपनी की 40% की स्टेक आ गया, कहीं पे किसी UK की कंपनी का 50% का स्टेक आ गया।
तो कल को कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो वो आदमी तो वो कंपनियां तो हर डिस्प्यूट को ले जा करके इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा करके खड़ी कर देंगी, तब आप क्या करोगे? मैं फिर ये कहता हूँ कि चलो मान लो हमारे देश में यूएस की या यूके की या किसी भी XYZ की 10 बड़ी कंपनियों ने जहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सारे रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, सड़क, है ना, PSU, बैंक्स, सबके शेयर उसने खरीद लिए, तो स्ट्रेटेजिकली क्या हुआ? हमारे देश की पूरी संपत्ति तो उसके पास आ गई ना। अब अगेन आप आओ कि ये सब किसके पास में है? गिने चुने 50 यहूदी, 50 ज्यूज फैमिलीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास में पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है। अल्टीमेटली यदि आप कहते हो कि फेसबुक है, फेसबुक जी मार्क जुकरबर्ग का है, फेसबुक के अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है? चेक करो। ट्विटर है जी, ट्विटर के अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है? गूगल के अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है? अब फेसबुक, ट्विटर, गूगल के अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है? जिनका इन्वेस्टमेंट है उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या रिलेशन है, ये चेक कर लो, आपको 2 और 2 4 समझ में आ जाएगा हमारे साथ में क्या होने जा रहा है। आपने जियो पॉलिटिक्स की बात की करिए, मैं क्योंकि समय बहुत हमारे पास कम है, क्या कांग्रेस पार्टी जियो पॉलिटिक्स को समझती है? उनको नहीं पता चला कि ऐसे करके जो भाजपा वो आ रही है? आपको बताऊँ, शतरंज आप जब कभी खेलते हो ना, आपसे यदि एक चाल गलती हो जाए तो वो गेम आपके हाथ से निकल जाता है। आपको पता है कि ये चाल मैंने गलत चल दी, अब मेरा कंट्रोल ख़त्म हो गया, अब तो सामने वाला ही चाल चलेगा, मैंने तो खाली मरना ही मरना है। तो कांग्रेस से गलतियां हुई हैं, उनसे कुछ चालें गलत हुई, ये लोग हावी हो गए। अब ये लोग हावी हो गए तो अब इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि नॉट ओनली इंडिया, आप इसको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पे ले लो, चाहे किसी भी XYZ मुल्क पे ले लो, जो हमारी जो पूरी जो कई सारे जो देशेज हैं वहाँ पे कौन सरकार बनाएगा, किसकी सरकार बनेगी, ये सब डिसाइड कुछ गिने चुने बाहर की एजेंसीज, बाहर की पावर्स डिसाइड करती हैं कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। वो लोग अपने एजेंडे के हिसाब से सबको चलाते हैं। यदि आप ये सोचते हो कि जी हम लोग हमारे वोट से डिसाइड करते हैं, आप लोग अपने वोट से डिसाइड नहीं करते हैं, ये डिसाइड कहीं बाहर से होता है। और हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है, हमारा जो माइंड होता है, उसको ये लोग प्ले करते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट से ये लोग प्ले करते हैं, हमारे माइंड के साथ में खेलते हैं। तो जो दिन भर जो हम फेक न्यूज़ और ये जो अफवाह वाली न्यूज़ें जो हम देखते हैं, सुबह से शाम तक हम बार बार वही चीज़ें देखते हैं, तो हमारे माइंड के ऊपर वो असर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे वो पूरी जनरेशन के ऊपर उसका वो असर पड़ता है उन सब चीज़ों का। तो आज का जो टाइम है वो केवल हम जो आम पब्लिक है उनको हम जागरूक कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों को समझो कि व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स। हमारे को FDI का विरोध करना चाहिए कि भाई यहाँ पे विदेशी कंपनियाँ ना आए, यहाँ पे कॉरपोरेट ना आए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो बची रहें, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ना हो, PSU यूनिट्स ना बेची जाएं। इन सबको बचाने के लिए फाइट ऑफ डेमोक्रेसी है ये। तो सारी गल बस सुनिए, साडे नाल मौजूद सन नवनीत चतुर्वेदी। एक किताब लिखी गई है, जिन्नियां भी गल्लां अज होईयां ने असीं डिस्कस कीता इस किताब विच लिखियां गईयां ने। होर भी बहुत कुछ इस विच लिखिया गया, इन्ना डिस्कस असीं नहीं कर पाए जिन्ना को साडे कोल हो पाया, जो समा आएगा सी असीं डिस्कस कीता। तुसीं किताब लै सकदे हो, काफ़ी कुछ इस विच लिखिया है भी जियो पॉलिटिक्स कहंदे किन्नू ने, किवें माइंड सैट किया जाता, किवें किवें लोकां दे विच पार्टियां विचरदियां ने, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स है बड़ी हौली हौली चलदी है। 50 साल 60 साल 70 साल भी वेट करदी है, इंतजार करदी कि कदों मोहरा हैगा वो अपना फिट करना है। तुसीं किताब लै सकदे, तुहानूं किते भी एक किताब मिल जूगी। किताब पढ़ के ही होर विचार तुहाडे मन विच आ सकदे ने, होर सौखे तरीके नाल समझिया जा सकदा कि जियो पॉलिटिक्स कहंदे किन्नू ने। ते पंजाब न्यूज़ दे पेज नाल जुड़े रहना, वीडियो शेयर कर देना ताकि दूजे तक भी सारी जानकारी पहुँच सके।